हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 23 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट ने अभी 3 लेबर कोड्स को पास कर दिया गया है। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है GS3 के अंडर इकोनॉमी में कवर होगी। तो गाइस, हमने ये सेम न्यूज़ पहले पढ़ चुके हैं, आई थिंक 2 बार पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब क्या है, सबसे पहले जब पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर सेकेंड टाइम क्या जब लोकसभा ने इसे पास कर दिया गया था। तो अब थर्ड टाइम अब हम पढ़ रहे हैं जब पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, इन 3 लेबर कोड्स को पास कर दिया गया। जरा देखते हैं कौन कौन से कोड्स हैं। एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, दूसरा है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड। देखो इसमें क्या किया, जो 29 लेबर लॉज हैं उन्हें क्या कर दिया, सबसम कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आप इजीली उसको समझ सकते हो। और ये 4 लेबर कोड्स हैं उनको इजीली क्या ट्रांसपेरेंट मैनर में एक रहेंगे। इसमें क्या है, जो 4 लेबर कोड्स हैं जिसमें से एक जो कोड था, कोड ऑन वेजेस, उसको पार्लियामेंट ने ऑलरेडी पास किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कोड हम स्टार्ट करते हैं, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। तो इस कोड में क्या किया है, इसने 9 लेबर लॉज को सबसम किया है, जैसे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, तो इस तरह जो 9 लेबर एक्ट्स हैं उन्हें सबसम किया। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं या जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी फंड दिए जाएंगे। अब गई, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स कौन से वर्कर होते हैं, जो इस फर्म में काम कर रहे हो जहाँ पे लेस देन 10 वर्कर्स हो। गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, जैसे उबेर वर्कर्स हो गए या जो अमेजोन के जो डिलीवरी बॉयज़ हो गए, ठीक है, या फिर जोमेटो के साथ जो जुड़े हुए हैं। तो ये जो वर्कर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर। तो इन लोगों के लिए क्या एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आई हुई है। लाइक अगर कल को इनके साथ कोई इंजरी हो गई या फिर कोई भी इनको मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, तो ताकि इनको एक क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी बनी रही, एज एन इंश्योरेंस क्या एक तरह का काम करेगा। एक क्या होएगा, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड सेटअप किया जाएगा, जो क्या करेगा, जितनी भी स्कीम्स अनऑर्गेनाइज वर्कर्स या जो गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये जो वर्कर्स हैं, इन लोगों के लिए जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चल रही हैं उन्हें क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। तीसरा क्या गया है, इसमें जो एम्प्लॉयज़ की जो डेफिनेशंस हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो डेफिनेशन है उन्हें एक्सटेंड किया गया है। इसके अंदर हमने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हायर करते हैं, उन वर्कर्स को भी इस डेफिनेशन में ऐड किया। साथ में जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, मतलब कि जो दूसरी स्टेट से आके आपके स्टेट में काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को भी क्या क्या डिफाइन किया है। डेफिनेशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स टू इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स फ्रॉम अनदर स्टेट। ठीक है, तीसरा इसमें क्या होएगा, एक नेशनल डाटाबेस बनाया जाएगा फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। इसको इसलिए क्रिएट किया जाएगा ताकि हम क्या कर सकें, कोई भी अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए, तो उन तक वो पहुंचे। टारगेटेड डिलीवरी का मतलब ये है कि उन्हीं लोगों तक पहुंचे, ऐसा नहीं है कि उस स्कीम को क्या मिसयूज़ किया जाए। ठीक है, जिसमें क्या एक बिल में क्या न्यू क्लोज ऐड किया है। इसमें क्या आएगा, जो भी एम्प्लॉयज़ की जो PF फंड में जो पैसा होता है, दैट इज़ द प्रोविडेंट फंड में जो पैसा होगा, उसको भी रिडक्शन किया जाएगा। ठीक है, इट मे बी कम एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एन एपिडेमिक। दूसरा क्या है, लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसमें हम क्या करेंगे, मेनली जो 13 लेबर लॉज हैं उसको सबसम करेंगे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, प्लांटेशन लेबर एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया। तो ये जो 13 लॉज हैं इनको क्या करेंगे, हम सबसम करेंगे। देखो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड को सेटअप किया जाएगा, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। अब ये बोर्ड क्या काम करेगा, ये आपको एडवाइस करेगा, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेगा। देखो जो स्टेट लेवल पे खुलेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, जो नेशनल लेवल पे सेटअप होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगा, एडवाइस करेगा कि हमें क्या क्या रूल्स बनाने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, ये सब फ्रेमवर्क क्या है वो इनको क्या करेगा, सुजेस्ट करेगा। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, इसमें क्या करेगा, ये जो अलग अलग फर्म्स होती हैं उनके क्या वर्किंग आवर्स होनी चाहिए, क्या वहाँ क्या वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, क्या वेलफेयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये सब क्या है उनको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वेलफेयर फैसिलिटीज़, वर्किंग कंडीशंस एंड वर्क आवर्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स एंड वर्कर्स विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थ्रू रूल्स। ठीक है, इन रूल्स के थ्रू क्या हर एक चीज़ को डिफाइन किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ ऐड की है कि वुमेन है, जो महिला है, उसे हर एक फील्ड में क्या करना है, आपको एम्प्लॉय करना है, और हर एक टाइप ऑफ वर्क में। ये नहीं है कि यार कोई फैक्ट्री में आपने उसको जॉब नहीं दी, या फिर इस कुछ आपको पता है कि मैक्सिमम हर जगह क्या मेल को प्रेफरेंस दी जाती है, वुमेन को नहीं दी जाती। तो इसमें यही है कि वुमेन विल बी एंटाइटल्ड टू बी एम्प्लॉयड इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, इसमें ये बोला कि जो एम्प्लॉयर है उसको फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ ईयर फॉर वर्कर्स
जो एक सर्टेन एज से ज़्यादा है, ठीक है। लाइक अगर सपोज उसकी एज 30-35 साल तक की है, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि पर्टिकुलर यही एज है, ठीक है। लाइक अगर कोई 30-35 साल का है तो उसको चेकअप नहीं जरूरी है, लेकिन अगर कोई थोड़ा एज से ज़्यादा है, लाइक 40+ है, 45+ है, जिसको चेकअप प्रोवाइड होना चाहिए, तो उसको क्या है, आपको फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करना पड़ेगा उस एम्प्लॉयर को, ठीक है। अगला है लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या किया, मेनली जो 3 लेबर लॉज है उन्हें क्या किया, सबसम किया है, जिसे ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को हो गया, तो इन सबको सबसम किया। देखो इसके अंडर क्या है, सपोज करो कोई फर्म है जिसमें 300 वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो फर्म एकदम से क्लोज हो रही है या स्टॉप हो रही है, तो वो एकदम से स्टॉप नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकती, जब तक वो पहले गवर्नमेंट से परमिशन ना ले ले। अब आप खुद ही सोचो यार, एकदम से आप तो बंद कर दोगे, लेकिन जो 300 वर्कर जिनकी रोजी रोटी आपके बस पे चल रही है, आपके बलबूते पे चल रही है, उनका क्या, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये बोला, अगर एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 300 वर्कर्स हैं इज रिक्वायर्ड टू सीक प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर क्लोजर, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, ठीक है। अगर उस फर्म में किसी एस्टेब्लिशमेंट में कोई ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ट्रेड यूनियन होती है वर्कर्स की, ठीक है, जिसमें 51% जो वर्कर्स हैं उसके मेंबर्स हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ सोल निगोशिएटिंग यूनियन। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, लाइक कोई वर्कर है उसको कोई डिस्प्यूट आता है, ठीक है, अगर उसकी जॉब छीन ली गई है, कुछ भी है, तो वो क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है। इसमें क्या एक रीस्किलिंग फंड प्रोविजन होएगा। देखो रीस्किलिंग फंड क्यों, सपोज करो कोई वर्कर है किसी फर्म में काम कर रहा है, लेकिन अब उस फर्म वो अपग्रेड हो गई है, अब उस फर्म को एक स्किल्ड लेबर चाहिए, तो क्या है, ऑफकोर्स वो उस लेबर को क्या करेगी, फायर करेगी, ठीक है। तो इसमें यही है कि अगर आप किसी वर्कर को फायर कर रहे हो, तो आप एक रीस्किलिंग फंड प्रोविजन होएगा, ताकि हम क्या कर सकें, उस वर्कर को रीस्किल कर सके और उस फर्म में क्या है, ताकि हम उसको जॉब दे सकें आगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर रीस्किलिंग फंड विच एम्स टू रीस्किल दोज वर्कर्स हु हैव बीन फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। हम ऑलरेडी ये न्यूज़ काफ़ी बार कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड न्यूज़ पे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म कमेटी टू सेट हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट टारगेट। तो क्या अभी क्या गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है हाइड्रोजन एनर्जी को लेके, कि किस तरह से हम जो हाइड्रोजन एनर्जी है उसका जो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये GS3 में कवर होगी, एनवायरनमेंट सेक्शन में। देखो ये जो कमेटी बनाई है वो हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है। इस कमेटी का काम क्या होगा, ये फोकस करेगी कि किस तरह से हम जो हाइड्रोजन पावर है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें, उसके जो रेगुलेशंस हैं उनको कैसे एड्रेस कर सकें, उसे सपोर्ट कर सकें, ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकें, ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें, अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन पावर है उसे उसकी जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ कर सकें। अभी आपको पता है 2022 तक हमारा प्लान है कि हमें 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हाइड्रोजन बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि किस तरह से हम फुल एनर्जी पे कितना ज़्यादा मतलब कि फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, हम कहीं भी हाइड्रोजन की बात नहीं की गई है। करंटली हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज प्लान टू डेवलप 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर बाय 2022। देखो हाइड्रोजन क्या एक क्लीनेस्ट फ्यूल है, मतलब कि अगर जब आप इसको बर्न करते हो तो इसमें कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं रिलीज होते, सिर्फ इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक वाटर प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो पॉसिबल एप्लीकेशन क्या हो सकता है, देखो इसको आप ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हो, जैसे बसेस में, ट्रक्स में, पैसेंजर व्हीकल्स में, ट्रेन में, इन सब में आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप स्टेशनरी पावर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, जैसे पावर यूनिट्स में, ग्रिड मैनेजमेंट में, या फिर जो पावर प्लांट्स होते हैं जो स्टैंड अलोन मतलब कि जो एक अकेले मतलब कि खड़े हैं, मतलब कि ठीक है, पावर प्लांट्स वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो। पोर्टेबल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्यूल सेल्स में, जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में, बिजनेस मशीनरी में, ठीक है, रिक्रिएशनल डिवाइसेस में। तो इन सब में किया है आप हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो। अब हाइड्रोजन भी 3 तरह से डिवाइड होती है, ग्रे एनर्जी, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, जिसको हम फॉसिल फ्यूल से ही प्रोड्यूस करते हैं। ब्लू हाइड्रोजन में भी क्या होता है, हम इसको भी फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो फॉसिल फ्यूल जो कार्बन कैप्चर करता है, ना कि कार्बन रिलीज करता है, ठीक है। तो गाइज ये डिफरेंस इसमें। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन, ठीक है। अब क्या चैलेंजेस है, देखो चैलेंजेस क्यों हैं, अब ऑफकोर्स कुछ तो चैलेंजेस होंगे, तभी हम क्या हाइड्रोजन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। सबसे पहले कि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरी बात कि इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है, जो गैस कोई भी गैस उसे स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तीसरी बात ये कि काफ़ी फ्लेमेबल है, लाइक अगर ये लीक हो गई तो बहुत
मतलब कि लाइफ का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। चौथा क्या है, इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी डेवलपमेंट अभी, इसकी डिमांड क्योंकि बहुत कम है, इस वजह से इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो भी बहुत ही कम है। अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए गए हैं ताकि हम हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकें। तो एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, कहाँ पे, लेह में। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेज नो टू डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट एट G20 मीटिंग। तो ये G20 मीटिंग ना जापान में हुई थी, ठीक है, पिछले साल हुई थी। तो उसमें एक ओसाका ट्रैक आया था। देखो क्या होता है, कहीं भी जहाँ भी मीटिंग होती है वहाँ उसी के नाम पे क्या डिक्लेरेशन आ जाता है। ठीक है, जैसे कोलंबो डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, इस तरह का क्या है हमेशा कंक्लूजन हो जाता है। तो गाइस आपको पता है इंडिया किस पे फोकस करता है, डाटा लोकलाइजेशन पे। लेकिन क्या है, जापान है या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या इसको अपोज करती हैं। वो चाहते हैं कि डाटा का फ्री फ्लो होना चाहिए, डाटा को आप शेयर करना चाहिए। लेकिन इंडिया क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या चाहती हैं, वो डिजिटल को पावर समझती हैं कि हम डाटा से क्या है, डाटा इज़ लाइक अ न्यू ऑयल, ठीक है, और हम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डाटा लोकलाइजेशन पे फोकस करती हैं। लेकिन जो जापान कंट्री है वो हमेशा इसको अपोज करती है और वो बोलते हैं कि डाटा को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए एक ट्रस्ट के साथ। ठीक है, तो यही है। देखो ये ओसाका ट्रैक का एक अंडरलाइन कंसेप्ट था, मतलब कि मेन जो कंक्लूजन था वो यही था, डाटा फ्री प्रॉफिट ट्रस्ट। देखो ओसाका ट्रैक एक इनिशिएटिव था जो जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिनका नाम था शिंजो एब। देखो इनका एम यही था, जो प्रोहिबिशन है डाटा शेयरिंग पे या डाटा लोकलाइजेशन पे, उसे रिमूव किया जाए और नेशन से अर्जन, मतलब कि डिफरेंट कंट्री से रिक्वेस्ट किया गया कि आप डाटा शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा किया है करो। ठीक है, और हमें कुछ रूल्स एस्टेब्लिश करने चाहिए ऑन डाटा फ्लो, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल। ठीक है, कंट्री जैसे यूएस है, यूरोप है, देखो ये कैसा है, सारी डेवलप्ड कंट्रीज है, ये भी क्या है, इसको सपोर्ट करते हैं, किसको, डाटा शेयरिंग को। अब डाटा फ्री फ्लो ट्रस्ट की क्यों ज़रूरत है, देखो इससे क्या है, हम डिजिटल इकोनॉमी की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें हार्नेस कर सकते हैं। सोशल और जो वेलफेयर सिस्टम्स हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। डाटा को रीयूज़ करने से, डाटा को शेयर करने से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे सोसाइटी में या जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। और क्या है, अगर हम डाटा को एफिशिएंट मैनर में या ओपन एक्सेस रखें तो इससे क्या होएगा, जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें कितनी इंप्रूवमेंट है, क्या प्रोग्रेस है, हम उसे ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें हम एक सस्टेनेबल वे में क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। अब इंडिया के द्वारा क्या इश्यूज़ हैं, इंडिया क्यों नहीं चाहते हैं डाटा को शेयर करना, या इंडिया डाटा लोकलाइजेशन पे इतना फोकस क्यों करता है। तो पहली बात यह है कि इंडिया का कहना है जो डाटा फ्री फ्लो के ऊपर ना ही ये पूरी अच्छे से अभी अंडरस्टूड नहीं है और ना ही ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसके ऊपर किसी भी कंट्री ने अभी कोई भी लॉ नहीं बनाया गया। इंडिया और अभी भी एक प्रिपेयरिंग फेज में है, मतलब कि अभी क्या है, अभी इंडिया पूरा डिजिटल नहीं बना है, अनलाइक द डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया स्टिल इन फेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्रेमवर्क फॉर इट्स डाटा प्रोटेक्शन एंड ई कॉमर्स लॉ। देखो आपको पता है नेशंस में एक डिजिटल डिवाइड है, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया जैसी, वहाँ अभी क्या बहुत ज़्यादा डिजिटल गैप है। तो एक डिजिटल डिवाइड है विद इन एंड अक्रॉस नोशन, जो कि एक सीरियस एक इम्पिडमेंट है, लाइक एक रेस्ट्रिक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो क्या करती है, डिजिटल ट्रेड से कहीं ना कहीं बेनिफिट ले सकती हैं। ठीक है, तो अभी क्या जो डिस्कशन एंड निगोसिएशंस हैं रिलेटिंग टू डाटा, उन्हें अभी कहाँ रखा जाएगा, WTO में रखा जाएगा। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये जो न्यूज़ है गाइज, ये G20 मीटिंग, तो गाइज ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑन TMP एंड MSB टू मॉनिटर नेट न्यूट्रलिटी। तो गाइज अब ये है क्या, देखो इसमें क्या तीन चीज़ें समझने वाली हैं। TMP क्या है, दैट इज़ द ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। MSB क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी। और नेट न्यूट्रलिटी क्या है। देखो गाइस पहले मैं आपको सिंपल भाषा में इस न्यूज़ में बता देती हूँ कि है क्या। देखो गाइस अभी क्या होते हैं, अगर सपोज करो कोई टेलीकॉम कंपनी है, मान लो जियो है, ठीक है, जियो ने क्या किया, जो इंटरनेट का जो ट्रैफिक है ना उस पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, मतलब कि हमें इंटरनेट पे जो ट्रैफिक है कंटेंट का, उस पर एक अपना कंट्रोल नहीं कर सकती कोई भी टेलीकॉम कंपनी। ठीक है, अगर वो ऐसा करती है तो वो एक वायलेशन है किसका, इन रूल्स का। ठीक है, तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब यही है कि आपने क्या करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी कंटेंट को आप क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। सपोज करो मेरे पास जियो है, आपके पास जियो है, ठीक है, अगर आप कुछ सर्च करो, कोई ऐसा कंटेंट मतलब कि सर्च करो, वो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब उसने क्या कर रखा है, उस कंटेंट को ब्लॉक कर रखा है। लेकिन कुछ कंटेंट को उसने क्या कर दिया, प्रेफरेंस दे दिया
कि अगर आपने जैसे सर्च किया तो वो बहुत अच्छी स्पीड दे रहा है, ठीक है, या किसी कंटेंट को उसने क्या किया, उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन कर दी, ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप कंटेंट के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, मतलब किसी कंटेंट को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, किसी कंटेंट को आप इतना ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा वो कर रहे हो कि इसका भेदभाव कि उसको आपने ब्लॉक कर दिया, और किसी कंटेंट की जो स्पीड है उसे आपने क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। तो अगर आप किसी कंटेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेट न्यूट्रलिटी का क्या है इसका मतलब, वायलेशन है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है, न्यूट्रल रहना, मतलब आप किसी भी कंटेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो जैसा है वो न्यूट्रल रहे, ताकि कोई भी यूज़र है वो कुछ भी सर्च कर रहा है अपने हिसाब से वो उसको कर सके, ठीक है, तो इसी को बोलता है नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या करा है, एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी MSB को सेटअप किया। क्यों किया, ताकि वो क्या कर सके, इन जो कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, इन पे नज़र बना के रखेगा कि कहीं कोई इसका वायलेशन तो नहीं करा नेट न्यूट्रलिटी का, कोई इंटरनेट पे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है TMP उन पे कोई मतलब कि कंट्रोल तो नहीं कर रहा। तो यही काम करेगा कौन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या करेगा, एक बॉडी को सेटअप करेगा जिसका नाम है मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी, जो क्या करेगा, देखेगा कि कोई टेलीकॉम कंपनी नेट न्यूट्रलिटी का ऑब्लिगेशन वायलेशन तो नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो उस पर क्या हम स्टेप लिए जाएंगे, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। देखो TRAI ने भी क्या कुछ रिकमेंडेशन रिलीज़ करे हैं, किसको, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लेकर, और साथ में मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी को लेकर कि किस तरह से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे एक नज़र बना के रखी जाए ताकि वो नेट न्यूट्रलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करें, उनका वायलेशन ना करें। तो नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, देखो हम क्या करते हैं कि ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके इन ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग प्रैक्टिसेस लाइक ब्लॉकिंग, स्लोइंग डाउन और ग्रांटिंग प्रेफरेंशियल स्पीड्स और ट्रीटमेंट टू एनी कंटेंट, ठीक है। वही बात होगी कि किसी कंटेंट को ब्लॉक नहीं करना, या उसकी स्पीड को स्लो डाउन नहीं करना, या फिर किसी को प्रेफरेंस नहीं देना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करना क्या बोलते हैं, नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। इससे क्या होएगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनेबल रहेगा, और ताकि यूजर्स क्या है अपनी चॉइस के हिसाब से उस वेबसाइट को कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या रिकमेंडेशन दी है, देखो उन्होंने क्या करा है कि एक वो होना चाहिए, एक रिपोजिटरी होनी चाहिए ऑफ रीजनेबल एंड नेसेसरी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ताकि हम क्या कर सकें, जो हम इंटरनेट असेस कर रहे हैं, जो यूज़र्स हैं या फिर जो सर्विस दे रहे हैं इंटरनेट असेस का, वो क्या कर सकें, जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करके रख सकें। इसमें क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी को एस्टेब्लिश करेगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की हेल्प करेगा, ताकि वो क्या कर सके, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें रीजनेबल वे में मेंटेन कर सकें, या फिर कोई अगर ऐसी कंप्लेंट जो वायलेट कर रही हो नेट न्यूट्रलिटी रूल्स को, उसे इन्वेस्टिगेट कर सके एंड रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑन मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। अब मल्टी स्टेक होल्डर जो बॉडी है, इसके अंडर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, इसमें जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी होंगे, एकेडमिक एंड टेक्निकल कमेटी से भी कुछ मेंबर्स होंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं वो भी होंगे, गवर्नमेंट में भी होंगे, और इसे एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी एज अ सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी है वो एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी होगी। ग्लोबली क्या है, अब ये कंसर्न उठ रहा है ना, इसका मतलब ऐसा हो रहा है तभी तो इसके बारे में हम रूल्स बना रहे हैं। ग्लोबली क्या है, अभी ये कंसर्न उठ रहे हैं ऑन पोटेंशियल फॉर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ ऑनलाइन ट्रैफिक, मतलब ऑनलाइन के जो ट्रैफिक हो रहा है ये कंटेंट के साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी वजह से क्या है, कुछ रूल्स हैं जिनको फ्रेम किया जा रहा है दैट कंट्रोल असेस टू द इंटरनेट, ठीक है, जो इंटरनेट पे अपना कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे बढ़ते हैं। 6th राउंड हुआ है ऑफ मिलिट्री कमांडर लेवल मीटिंग बिटवीन इंडिया और चाइना। अब आपको पता है इंडिया और चाइना में कितने टाइम से क्या बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, टेंशन चल रहे हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ जो इंडिया और चाइना में मिलिट्री लेवल की क्या हुई मीटिंग हुई है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ताकि हम क्या कर सकें, जो दोनों कंट्रीज हैं जो उनके बीच में जो इतनी टेंशन चल रही है उनको हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। इसमें क्या क्या एग्रीमेंट में क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए, सबसे पहले यही है कि कोई भी कंट्री के अपने और जो ट्रूप्स हैं उन्हें नहीं भेजेगा, हम जो कम्युनिकेशन है, जो निगोसिएशंस हैं, डेलिब्रेशंस हैं, उन्हें स्ट्रेंथन करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, यूनिलेटरी, मतलब कि क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चाइना अपनी मर्जी से कर लेता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिया अपनी मर्जी से कर लेता है, तो हमें यूनिलेटरी क्या है, कोई भी सिचुएशन को चेंज नहीं करना ऑन द ग्राउंड। सेकंड क्या है, टारगेटिंग पोटेशियम डेफिशिएंसी इन राइस। तो अगर अभी क्या है, राइस क्या है, उसमें भी अगर पोटेशियम डेफिशिएंट हो जाता है तो वो क्या है, वो प्लांट क्या है, वो ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या है, एक स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन है जिसका नाम है जेस्मोनेट, जो क्या करेगा, जो प्लांट जो पोटेशियम डेफिशिएंट है उनकी प्रॉब्लम को क्या करेगा, एड्रेस करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी टारगेटिंग अ स्पेशल
प्लांट हार्मोन जिसका नाम है जेस्मोनेट, वो क्या करेगा, राइस प्लांट्स को हेल्प करेगा हैव ग्रेटर टॉलरेंस टू पोटेशियम डेफिशिएंसी इन टर्न इंप्रूविंग राइस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ताकि किसी भी प्लांट में अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है उसको एड्रेस करेगा और उसकी जो राइस प्रोडक्टिविटी उसे इंक्रीज करेगा। पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट को चाहिए। अगर कोई भी प्लांट पोटेशियम में डेफिशिएंट है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो प्लांट सूख सकता है। ठीक है, वो सॉल्ट से बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होगा या कुछ भी जो अदर स्ट्रेसेस हैं उसे बहुत जल्दी फेस कर सकता है। ठीक है, जेस्मोनेट क्या है, एक तरह का ये क्या है, एक तरह का प्लांट हार्मोन है जो क्या करेगा, जो प्लांट का एक तरह से लाइक आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, तो उसी तरह क्या करेगा, प्लांट इसको डिफेंड करेगा अगेंस्ट बायोटिक फैक्टर लाइक इंसेक्ट से बचाएगा, पेस्ट से बचाएगा और अदर पैथोजन से बचाएगा। सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास, तो क्या अभ्यास हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है, अभ्यास आपको पता भी होगा। जो अभ्यास क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ में भी किसने डेवलप किया है इसको, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने। ये अनमैन्ड एरियल डिवाइस है, मतलब कि इसमें कोई भी मतलब कि मैन नहीं है, अपने ऑटोमेटिकली काम करेगा। इसमें जो नेविगेशन है, जो उसको डायरेक्शन दिखाएगा वो कौन है, माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम होगा जो उसको नेविगेशन सिस्टम है। इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है फॉर इट्स नेविगेशन एंड द गाइडेंस। पावर टेक्स क्या होता है, पावर टेक्स इंडिया क्या है, देखो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक स्कीम है जो क्या करेगी, पावर लूम सेक्टर को डेवलप करेगी। देखो गाइस, पावर लूम सेक्टर क्या होता है, एक हैंडलूम होता है, एक पावर लूम होता है। हैंडलूम में क्या होता है, जो आप कपड़े होते हैं वो अपने हाथ से सिलते हो, लेकिन पावर लूम में क्या है, जो मतलब कि मशीनरी है ना, मशीन क्या कर रही है, आपके कपड़े बना रही है। ठीक है, पर्दे बना रही है या कुछ भी बना रही है, आपके कपड़े बना रही है। तो ये है कि जो रेडीमेड जो सेक्टर होता है ना उसको डेवलप करेगी। इसमें क्या कुछ कंपोनेंट्स जैसे स्कीम के, जैसे जो प्लेन पावर लूम जैसे कि एक मशीन है उसे क्या करेगी, उसको अपग्रेडेशन करेगी। वर्कशेड स्कीम होगी, ज्ञान बैंक स्कीम होगा, ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जाएगा। जो पावर लूम सर्विस सेंटर है उन्हें अपग्रेड करेंगे। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करा जाएगा। सोलर एनर्जी स्कीम है, तो कुछ इस तरह की जो स्कीम्स है वो उसके अंदर दी जाएगी। तो आपको ये याद रखना है किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की। अभी क्या है, 3 यूनिवर्सिटीज रिलेटेड बिल्स हैं जो पार्लियामेंट ने क्लियर किए हैं। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, तो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल है, दूसरा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल, तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज अमेंडमेंट बिल। तो सबसे पहले जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल है, इसमें क्या है, ये गुजरात में एक फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगी और साथ में दिल्ली में एक लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। ठीक है, इसे एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। 2 हैं, गुजरात में एक दिल्ली में। ठीक है, इसका एम यही है ताकि हम क्या कर सके, फोरेंसिक साइंस में जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग है उसे प्रमोट कर सके। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल, ये गुजरात की है। इसका एम क्या है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रमोट करेगी किसमें, साइबर सिक्योरिटी में, पुलिस साइंस में या फिर कोस्टल पुलिसिंग में। तीसरा क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज अमेंडमेंट बिल 2020। इसके अंदर क्या है, जो 5 ट्रिपल ITs हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर डेवलप की गई हैं, जैसे एक सूरत में, भोपाल में, बगलपुर में, अगरतला और रायचूर में, उसे क्या करा जाएगा, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो इंस्टीट्यूशन है उसे डिक्लेयर किया गया। अब क्या कर सकती हैं, स्टूडेंट्स को डिग्री डिक्लेयर कर सकती हैं। इस बिल से क्या होगा, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया है। लास्ट है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम। तो ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी स्कीम है। देखो गाइस, ये मेनली माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कीम दी गई है। इसमें क्या होगा, 5 साल की फेलोशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस उन स्टूडेंट्स को जो 6 माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख। अगर 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में से कोई भी स्टूडेंट MPhil परस्यू करना चाहता है, PhD परस्यू करना चाहिए और अगर उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो वो कौन करेगा, ये नेशनल फेलोशिप स्कीम है, ये आपको प्रोवाइड करेगी। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके साथ इंप्लीमेंट करता है, थ्रू UGC, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो भी सिलेक्शन होगा अगर आपको इस फेलोशिप का फ़ायदा उठाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, JRF नेट को क्या करना है, क्लियर करना होगा, जो एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2019-20 से पहले क्या है, जो मेरिट लिस्ट होती थी वो किसके हिसाब से प्रिपेयर होती थी, ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके मार्क्स रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होती थी, लिस्ट प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे 23 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।